हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड का जो जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन हुआ था 5, 6 एंड 10 ऑफ जनवरी को, उसके नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है। इससे आप लोग ये एनालिसिस कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, क्या लेवल था एंड कौन से टॉपिक्स को इसमें कवर अप किया गया था। तो ये तीनों जो एग्जामिनेशन हुई थी 5 को, 6 को और 10 को, इन तीनों एग्जामिनेशन के मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। ओके, सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इस एग्जामिनेशन में आप सभी को पता होगा जो नॉन टेक्निकल होता है वो 20 क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है, जिसमें से 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके रीजनिंग के एंड 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके जनरल नॉलेज से। ओके, सो जनरल नॉलेज के जो आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप सभी को पता है करंट इवेंट्स, मतलब कि करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स आप लोगों को पूछा जाता है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, सो दैट यहाँ पर क्या होता है, मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हूँ मंथली। ओके, सो मंथली करंट अफेयर्स के आप सारे सेशंस देख सकते हो। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ तो सारे मंथ के प्रोवाइडेड है, लेकिन आपको प्रीवियस 6 मंथ के गो थ्रू करना रहेगा। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी अपलोडेड है। सो ये सारे करंट इवेंट्स एंड इंटरनेशनल अफेयर्स आपके वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को जो है वो कम्प्लीटली गो थ्रू करना है। वहाँ पे जो प्लेलिस्ट डाली हुई है करंट अफेयर्स की, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है फॉर द अपकमिंग वीडियोस। ओके, आफ्टर दैट आपका जनरल नॉलेज में कवर अप होता है पॉलिटी एंड छत्तीसगढ़ का कंप्लीट नॉलेज। ओके, सो ये जो पॉलिटी है एंड छत्तीसगढ़ का कंप्लीट नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन एंड सो ऑन, इसके लिए गाइज मैं आप लोगों के लिए एक ई बुक बना रही हूँ। ऐसी ई बुक बना रही हूँ जिसमें आपका कंप्लीट जनरल नॉलेज कवर अप हो जाएगा। करंट इवेंट्स जैसे कि मैंने कहा आप कोचिफाई के यूट्यूब चैनल से जो है वो पढ़ सकते हो, लेकिन बचा हुआ आपका जो जनरल नॉलेज है उसके लिए एक कंप्लीट आपके लिए ई बुक बनाई जा रही है जो कि अभी इन प्रोसेस है। जल्द ही जो है ये अपलोड कर दी जाएगी आपके कोचिफाई के एप्लीकेशन पे। ओके, तो आपको नोटिफाई किया जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल जो है कोचिफाई वो फॉलो करना है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू को भी फॉलो करना है क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको नोटिफाई किया जाएगा छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज के ई बुक के लिए। ओके, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ई बुक होने वाली है और आपके इस साल के प्रिपरेशन में आपको वो काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। ओके, ये हुआ आपका ऑल अबाउट जनरल नॉलेज। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। सो रीजनिंग का कोर्स ऑलरेडी हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। कंप्लीट रीजनिंग का ये जो कोर्स है ये मात्र 199 रुपीज़ में जो है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपका रीजनिंग का कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, जिसमें आपके एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन को कवर अप करवाया हुआ है। सारे आपके टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन में पूछे गए वो सारे टॉपिक्स को इसमें कवर अप करवाया गया है एंड ये रिकॉर्डेड कोर्स है। इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सो आप लोगों को ये कोर्स जो है वो आज ही ज्वाइन करना है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त है। तो आप अगर आज से प्रिपेयर करोगे तो सारे टॉपिक्स को थरली प्रिपेयर कर पाओगे। तो इस कोर्स को आज ही ज्वाइन कीजिए। इसका 12 मंथ का वैलिडिटी है एंड अनलिमिटेड टाइम्स आप इसमें सेशंस को देख सकते हो। कोई आपको यहाँ पर जो है कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अनलिमिटेड टाइम्स आप देख सकते हो। 1 साल तक आप इस कोर्स को गो थ्रू कर सकते हो। ओके, ये कोर्स आपको ज़रूर 10 on 10 मार्क्स दिला के देगा। इसमें आप इजी लेवल के क्वेश्चंस भी देखोगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी देखोगे एंड डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन देखोगे। आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होने वाला है सो दैट आप रीजनिंग के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ओके, सो ये आपका जो कोर्स है इसमें आपको कूपन कोड ज़रूर अप्लाई करना है CH50। तो आपको ये कोर्स 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में होना इंपॉर्टेंट है, तो उसे डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए एंड इस कोर्स को परचेज कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कीजिए। एंड इस साल जो आपका नॉन टेक्निकल का पोर्शन है उसमें फुल ऑन मार्क्स जो है वो लेने की कोशिश कीजिए। ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे। ओके, मैंने करंट अफेयर्स के बारे में तो ऑलरेडी आपको बताया है, उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके, रही बात अभी नॉन टेक्निकल की, अभी तक हमने नॉन टेक्निकल का डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग टेक्निकल की बात करते हैं। तो टेक्निकल के लिए भी कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। ये कंप्लीट कोर्स आपको ज्वाइन करना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू के जो
एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सारी चीजें सर ने डिटेल में पढ़ाई है एंड इसके प्रीवियस ईयर का पेपर का सॉल्यूशन भी सर ने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किया है उनके। सो आप वहां पर जाकर जो भी प्रीवियस ईयर के सेशंस अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो भी आप देख सकते हो एंड इस कोर्स को ज्वाइन करके आप कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आज ही अगर आपने इन दोनों कोर्सेज को अगर ज्वाइन कर लिया, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उन लोगों को सेशन को देखना है, जिनने ज्वाइन नहीं किया उन्हें ज्वाइन करना है। जो आपको हम लोग सेशन यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी देखना है एंड इस कोर्स को जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, क्योंकि टाइम पे अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप थरली प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। अभी से अगर आपने ज्वाइन किया तो आप थरली प्रिपरेशन कर सकते हो और इस साल अपना सिलेक्शन जो है वो ज़रूर ले सकते हो। अभी हम लोग हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में नॉन टेक्निकल के रीजनिंग में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, सो देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। अगर मैं बात करूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग की तो इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे लेटर टू लेटर कोडिंग पूछा गया है। ओके, सो लेटर टू नंबर भी पूछा जाता है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग भी पूछा जाता है, चाइनीज कोडिंग भी पूछा जाता है, देन लेटर सिंबल एंड नंबर बेस्ड कोडिंग भी पूछा जाता है, कंडीशनल कोडिंग भी पूछा जाता है, करेक्ट। सो ये सारे कोडिंग के टाइप्स जो है हम लोगों ने हमारे कोर्स में ऑलरेडी कवर अप करवाए। आई होप अब सभी ने देख लिया होगा। सो वहाँ पे आप लोगों को सारे टाइप्स मिल जाएंगे। खैर आप लोगों को एग्जामिनेशन में काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, दैट इज लेटर टू लेटर बेस्ड कोडिंग। अब जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज़ें पता होनी इंपॉर्टेंट है, दैट इज A to Z का जो पोजिशनल वैल्यू होता है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ओके, जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका भी जो सिक्वेंसिंग होता है जैसे AZ BY CX ये आपको अच्छी तरीके से पता होना इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात कहूँ तो पोजिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको ये डायरेक्टली याद है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है कोचिंग का वो हम लोग लिख लेंगे एंड उससे हम लोग एनालाइज करेंगे कि ये कौन सा पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली जिसका हमें कोड वर्ड निकालना है वो हम लोग निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं कोचिंग एंड उसका जो कोडेड फॉर्म हमें दिया है वो हम लोग लिख लेंगे। ओके, सो कोचिंग को हमने लिख लिया है। कोचिंग का जो कोडेड फॉर्म दिया है दैट इज GQCGLKRK। ओके, सो ये आपको दिया हुआ है। अब आप लोगों को क्या करना है, इन जो लेटर्स जो कोचिंग C के लिए जो G दिया हुआ है, O के लिए जो Q दिया हुआ है या फिर पर्टिकुलर पूरा कोचिंग के लिए जो आपको कोडेड फॉर्म दिया हुआ है उसको आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है और आपको पता करना है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, सो अगर मैं बात करूँ C और G की, ठीक है, तो C और G में क्या हो रहा है, यहाँ पर +3 हो रहा है। ओके, C और G में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, क्योंकि C का कोड क्या है 3 है और G का कोड क्या है 7, तो क्या हो रहा है यहाँ पे +3 हो रहा है। मतलब कि D, E और F ये 3 लेटर्स बीच में स्किप हो रहे हैं एंड आफ्टर दैट G आ रहा है। ओके, देन आफ्टर दैट अगर मैं बात करूँ O और Q की, सो O के बाद Q की अगर बात की जाए तो O के बाद क्या आ रहा है P और Q, मतलब कि एक ही लेटर जो है वो बीच में स्किप हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। समझ आया आप लोगों को, जिस तरह C से G की तरफ गए तो +4 हुआ था, करेक्ट। C से G की तरफ गए उस वहाँ पर क्या हुआ था +4 हुआ था, मतलब कि 3 लेटर्स बीच में स्किप हुए थे एंड 4th लेटर जो है वो वहाँ पर आया था। उसी तरह अगर मैं O की बात करूँ तो O के बाद क्या हुआ है, O के बाद एक लेटर स्किप हुआ है और Q आ गया है, उसी का मतलब होगा कि +2 हुआ है। ओके, उसके बाद फिर से A का जो कोडिंग दिया हुआ है वो दैट इज C दिया हुआ है, तो A से C की और अगर आप लोग देखो तो एक ही लेटर स्किप हो रहा है, C आ रहा है, दैट मीन्स +2 हो रहा है। एक लेटर स्किप होके आ रहा है, मतलब क्या हुआ है +2 हुआ है। अब पहले क्या हुआ, पहले +4 हुआ, फिर O के लिए +2 हुआ, A के लिए +2 हुआ। यहीं पे आप लोगों को एक हिंट जो है वो लग जानी चाहिए, दैट इज व्हाट कि कॉन्सोनेंट जो है वहाँ पे +4 हुआ, वही आगे आने वाले 2 वोवेल्स को अगर आप लोगों ने देखा O और A को तो यहाँ पे +2 हुआ है। ओके, अब ये प्रूफ कब हो जाएगा कि एग्जैक्टली करेक्ट है, तो आने वाला जो C है अगर वहाँ पे भी +4 हो रहा होगा दैट मीन्स आपका जो लॉजिक क्रिएट हुआ है वो करेक्ट है। तो C का G दिया हुआ है, अगेन +4 है, मतलब ही यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट में +4 हो रहा है, मतलब ही 3 लेटर्स को बीच में स्किप किया जा रहा है एंड लेग सेटर को पिक किया जा रहा है। एंड अगर मैं वॉवल की बात करूँ तो एक लेटर स्किप हो रहा है, उसके बाद जो है वो लेटर आ जा रहा है, उसी का मतलब ये है कि +2 हो रहा है। ओके, सो आप लोगों को अभी ये कोडिंग जो दी थी कोचिंग के
के लिए वो पता चल चुकी है, वही सेम आपको जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें अप्लाई करना है एंड आंसर मार्क करना है। ओके, सो हमारा जो वर्ड है वो हम लोग लिख लेंगे FREUDIAN। ओके, अब F की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे मुझे +4 करना पड़ेगा। F का जो बाद का लेटर आने वाला है, +4 होने के बाद जो लेटर आने वाला है दैट इज व्हाट J। ओके, F के बाद G, H और I हम 3 लेटर्स को स्किप करेंगे एंड उसके बाद वाला जो J है वो आ जाएगा, दैट इज हो जाएगा +4। ओके, फिर R के बाद अगर मैं +4 करती हूँ तो R के बाद +4 करेंगे तो आपका आएगा V, क्योंकि R के बाद आता है STU, ये 3 लेटर स्किप हो जाएगा और V जो है नेक्स्ट आ जाएगा। अब आपको सारा कोडिंग निकालने की जरूरत तब पड़नी चाहिए जब आपको ऑप्शंस में सेम टाइप ऑफ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको एक यूनिक ऑप्शन नजर आ रहा है तो आपको उतने में ही आंसर मार्क कर देना है। सो ऑप्शन सी अगर मैं देखूँ, सिर्फ वहीं पे J और V मुझे देखने मिला है, सिर्फ J, एक्चुअली J जो है वो सिर्फ मुझे C में देखने मिला है, तो मैं फर्दर आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं अपना टाइम सेव करूंगी। ओके, सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर रहेगा। समझ आया? देखिए, आप अगर कंप्लीट निकालते हो तो यहाँ पे होगा कुछ नहीं, आपका आंसर वही आना है। ठीक है, आपको अगर टाइम सेव करना है तो आपको अगर एग्जैक्टली पैटर्न पता चल चुका है एंड उसी पैटर्न को लेकर आपने अगर आंसर निकाला तो उसमें कॉन्फिडेंट लेना है और उस कॉन्फिडेंट के बेसिस पे आंसर मार्क करना है और आगे मूव ऑन करना है और अपना टाइम जो है स्पेशली वो सेव करना है। ओके, समझ आया? ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो पूछा गया था, लेटर टू लेटर कोडिंग। ओके, सो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवेल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, पोजिशनल वैल्यू आपको पता होनी इंपॉर्टेंट है, जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका पता होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और टाइम सेव किस तरीके से करना है, आप लोगों को ऑप्शंस को देखना है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ऑप्शंस को देखना है, अगर ऑप्शंस में एक यूनिक ऑप्शन नजर आ रहा है वही आपका आंसर है तो वहीं पर आंसर मार्क करना है, कंप्लीट सॉल्व करने में अपना टाइम जो है वो स्पेंड नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दैट इज रिलेटेड टू सिलोजिज्म। ओके, सो ये जो क्वेश्चन होता है अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इवन अभी जो काफी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न जो है सिलोजिज्म में ऐड हुए हैं। ओके, बट एग्जामिनेशन में जो पूछा गया है वो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला जो स्टेटमेंट आपको पूछा गया था दैट इज, जैसे आपको एक फिगर बनानी होती है, स्टेटमेंट से सिलोजिज्म में जो है एक फिगर बनानी होती है एंड उसके हिसाब से आपको कंक्लूजन्स के आंसर मार्क करने होते हैं। ओके, सो स्टेटमेंट में क्या बोला है, सम बैट आर क्रो। ओके, तो सम बैट आर क्रो का जो डायग्राम आपका बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, सम बैट आर क्रो। ओके, तो सम का रिलेशन ऑलवेज आप वेन डायग्राम में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करोगे। और आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला गया कि ऑल क्रोज आर ईगल, मतलब कि सारे के सारे क्रो क्या है, ईगल है, तो ये सारे के सारे क्रो क्या हो जाएंगे, ईगल हो जाएंगे। तो आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, अगेन मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, आपको जो कोर्स प्रोवाइड किया गया है उसमें सारी चीजें बेसिक से लेके मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट लेवल तक पढ़ाई गई है, सो दैट आपको किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए आप उसे मार्क कर सको। ठीक है, सिलोजिज्म ये टॉपिक भी मैंने आप सभी को बेसिक से पढ़ाया है और अभी जो पैटर्न रिसेंटली पूछे जाते हैं वो भी आपके कवर अप करवाए हुए हैं। तो आपको ये सेशन देखना है, अगर आपने कोर्स को ज्वाइन किया है तो साथ ही साथ वो एक एक टॉपिक्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है, एक्यूरेट फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। ओके, क्योंकि आपको उस जो ये हमने कोर्स आपको दिया है इसमें सारी चीज़ें मिलने वाली है, आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, सो देखते हैं अभी हम लोग कंक्लूजन की ओर। स्टेटमेंट से हम लोगों ने एक हमारी डायग्राम जो है वो बना लिए, अब हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, अब डायग्राम को देखकर आपको आंसर को जो है मार्क करना है, सम ईगल आर बैट। तो आपको कंक्लूजन को किस तरीके से देखना है, जो भी आप एक फिगर बनाते हो उसमें आपको देखना है कि डायरेक्टली वो आपको नजर आ रहा है या नहीं। जो चीजें आपके आंखों के सामने है वो करेक्ट हो जाएगी, जो चीजें आपके आंखों के सामने नहीं है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक रूल होता है सिलोजिज्म का जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला आपका कंक्लूजन क्या है, सम ईगल आर बैट। अब आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हो सम ईगल आर बैट, ये जो पोर्शन है ये इजीली
आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसीलिए आपका फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सम बैट आर ईगल या फिर सम ईगल आर बैट, ये इजीली आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इसलिए कंक्लूजन नंबर 1 इज एक्यूरेटली करेक्ट। अगर मैं बात करूं कंक्लूजन 2 की, तो कंक्लूजन 2 है ऑल बैट आर ईगल, पूरी की पूरी बैट ईगल कह रहा है सेकंड कंक्लूजन, जो कि हमें डायग्राम में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग। समझ आया? सो आंसर डी इसका करेक्ट होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। समझ आया? सिलोजिज्म में आपको यही ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट्स होते हैं उससे आपको डायग्राम बनानी है, डायग्राम बन जाने के बाद आपको जो कंक्लूजन दिए होते हैं वो डायग्राम को लेकर आंसर मार्क करना है, और आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, कंक्लूजन जो आपका होता है वो आपको एग्जैक्टली एक्यूरेटली आपको उस डायग्राम में नज़र आना चाहिए। अगर वो आपको नज़र आ रहा है तो वो करेक्ट हो जाएगा, अगर वो आपको नहीं नज़र आ रहा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फिगर बेस्ड सीरीज। ओके, अगेन फिगर बेस्ड सीरीज काफ़ी सिंपल होती है, इसमें आपका क्वेश्चन की तरफ देखने का नज़रिया बहुत क्लियर होना चाहिए, मतलब ही बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका एनालिसिस जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से उस फिगर बेस्ड सीरीज को एनालाइज करते हो, अच्छी तरीके से उसे देखते हो, तो आपको आपका आंसर जो है बहुत इजीली मिल जाएगा। ठीक है, सो फिगर बेस्ड सीरीज में यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जो भी सिंबल्स उसमें दिए हुए हैं उसको अच्छी तरीके से देखना है, एंड उसी से आपको पैटर्न को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पहला वाला बॉक्स देखूं तो उसमें डॉलर, @ हैशटैग और एंड ये सिंबल्स नजर आ रहे हैं, और वही सारे सिंबल्स जो है वो आगे भी आने वाले बॉक्सेस में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका सीक्वेंसिंग जो है वो चेंज हो चुका है। तो आपको अभी क्या आइडेंटिफाई करना है, इनका सीक्वेंसिंग, इनका जो पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज हुआ है। ओके, सो अगर मैं बात करूं डॉलर और @ की, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में, और हैशटैग और एंड जो है वो है आपके राइट हैंड साइड में। ओके, सो लेफ्ट और राइट हैंड साइड में क्या चेंज हुआ, जब फर्स्ट बॉक्स से आप लोग सेकेंड बॉक्स के ऊपर जो है शिफ्ट हुए, तो डॉलर और @ जो है जो लेफ्ट हैंड साइड में थे वो स्विच हो गए राइट हैंड साइड की ओर इन दी सेकेंड बॉक्स, एंड जो हैशटैग और एंड था उन्होंने स्वैप कर लिया। ठीक है, उन्होंने स्वैप कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर। समझ आया आप लोगों को क्या पैटर्न चेंज हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड में हुआ, जो राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ। लेकिन डॉलर और @ एज इट इज अपनी जो जगह है वो एज इट इज उन्होंने चेंज की राइट हैंड साइड की ओर। लेकिन अगर मैं बात करूं हैशटैग और एंड की, इन्होंने स्वैप किया है अपने पोजिशनल वैल्यू से, अपनी पोजिशनल जगह से, मतलब जहां पर वो है वहां से उन्होंने स्वैप किया है। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगर अभी हम लोग सेकेंड टू थर्ड की ओर जाते हैं तो हो क्या रहा है, जो राइट हैंड साइड की पोजीशन है वो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है, और जो राइट हैंड साइड की जगह है वो स्वैप हो रही है। यही इस फिगर बेस्ड सीरीज का पैटर्न है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, @ और डॉलर जो होगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में चले जाएगा। ठीक है, एंड जो आपका राइट हैंड साइड का है वो स्वैप हो जाएगा, एंड और हैशटैग में स्वैप हो जाएगा, तो हैशटैग ऊपर आ जाएगा और आपका एंड जो है वो नीचे आ जाएगा। करेक्ट, ये आपका जो बॉक्स है आपको कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो वो ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, एंड रीजनिंग बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपका एनालिसिस स्ट्रांग है, अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करते हो, तो डेफिनेटली आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज नंबर सीरीज, लेकिन लेटर बेस्ड नंबर सीरीज यहाँ पर आपको पूछी गई है। ओके, अगेन एक चीज आपको फिर से कहना चाहूंगी कि जो भी पैटर्न्स यहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछे गए, ईच एंड एवरी पैटर्न आपके कोर्सेज में कवर्ड है, ईच एंड एवरी पैटर्न। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ाया तो उसमें जो जो आने वाले टाइप्स है वो सारे आपके कवर करवाए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ सेम लेटर बेस्ड सीरीज की, या फिर अभी हम लोगों ने जो फिगर बेस्ड सीरीज पढ़ी, वो भी पैटर्न्स आपको नजर आएंगे, एंड उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आपको उस जो मैंने कोर्स प्रोवाइड किया उसमें आपको मिलने वाला है। सो उससे आपकी प्रैक्टिस भी होने वाली है। इतना भी नहीं है, आपको प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। सो आपकी प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड कोर्सेज से आप सारे पैटर्न्स को किस तरह एनालिसिस करना है
किस तरह क्वेश्चन को समझना है, किस तरह क्वेश्चन को रीड करना है, ये छोटी छोटी बातें आपको कोर्सेज में बताई गई है। ओके, सो देखिए यहाँ पर जो आपको अभी लेटर बेस एक नंबर सीरीज दी गई है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। सो IMPT क्वेश्चन मार्क A। सो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इस सीरीज को लिख लोगे IMPT क्वेश्चन मार्क A, सो दैट हम अच्छी तरीके से इसका लॉजिक जो है वो पता कर सके। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, IMPT A की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग पोजिशनल वैल्यू पता कर लेते हैं, सो दैट आपको पता चल जाएगा इनका डिफरेंस क्या है। क्योंकि ये जो लेटर बेस सीरीज होती है इसमें यही होता है, कुछ नंबर्स का जो है वो डिफरेंस होता है, अदरवाइज यहाँ पे एज कुछ बहुत चेंज आपको नहीं दिखने मिलेगा। एक तो अपोजिट वैल्यू, अपोजिट जो है लेटर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ डिफरेंस हो सकता है, या फिर कुछ नंबर्स का एडिशन भी हो सकता है। ओके, इसी तरीके से पैटर्न्स फॉलो होते हैं, इसलिए आपको लेटर्स की पोजिशनल वैल्यू पता होनी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैंने खैर बॉक्स भी आपके लिए प्रेजेंट किया हुआ है। तो I की पोजिशनल वैल्यू क्या है, 9 है, M की क्या है, 13 है, P की क्या है, P की है 16, T की क्या है, T की है 20, क्वेश्चन मार्क A की है 1। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे I और M, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है 4 का डिफरेंस, मतलब कि +4 हुआ है, I to M +4 हुआ है, M to P कितना हुआ है, +3 हुआ है, फिर P to T क्या हुआ है, फिर से +4 हुआ है। मतलब पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, +4 +3 +4 +3, इस तरीके से पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। तो आगे क्या होगा, +3 होगा। अब मुझे बताइए 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23। अब 23 कोड किसका है, 23 जो कोड है वो किसका है, W का है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W, ऑप्शन A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? आपको अगर पोजिशनल वैल्यूज पता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, पोजिशनल वैल्यू नहीं पता है तो आप जो है अल्फाबेटिकल सीरीज को काउंट भी कर सकते हो। जैसे I के बाद क्या आता है तो JKL, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि 3 लेटर्स जो है वो बीच में छूटे हुए, फिर M के आगे P आ रहा है तो M के बीच में कितने लेटर्स जो है वो छूटे हुए, तो आपको अगेन जो है वो क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल सीरीज की काउंटिंग करनी पड़ेगी। ओके, और वही पोजिशनल वैल्यू रहेगा तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। काउंटिंग में काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और काफ़ी बार हमारा जो हम लोग काउंट करते हैं उसमें हमारी मिस्टेक हो सकती है, सिली मिस्टेक काफ़ी बार एग्जामिनेशन में हो जाती है। तो उससे अगर बचना है तो बेटर है वो सीरीज को लिख लो, उसकी पोजिशनल वैल्यू लिख लो, तो एक्यूरेट आंसर मिलेगा। कहीं पे भी मिस्टेक जो होने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। करेक्ट? सो यहाँ पे सिंपल था, +4 +3 +4 +3, ये जो था हमारा इस लेटर बेस सीरीज का पैटर्न था। ओके, सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग में जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इसे मैं कहूँ तो इसे अप्रोक्सीमेट सिंप्लीफिकेशन भी कहा जाता है। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। अप्रोक्सीमेट का मतलब ही होता है उन नंबर को अगर आपको डेसिमल पॉइंट में दिया है तो उससे अप्रोक्सीमेट एक फिक्स नंबर को आपको जो है वो काउंट करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अप्रोक्सीमेट जो डेसिमल पॉइंट में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है उसको हम लोग एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस अप्रोक्सीमेट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी आप लोग अप्रोक्सीमेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसे जब भी आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक पॉइंट पता होना इंपॉर्टेंट है, किस तरह वैल्यू को कंसिडर करना। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको 98.97 दिया हुआ है, तो इसको आप क्या कंसिडर करोगे, इसको आप 99 कंसिडर करोगे। कैसे? जब भी 0.5 से नीचे वाली वैल्यू होती है 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो यहाँ पे अगर ये सारी वैल्यूज आपको दिखी तो आप क्या करोगे, जो नंबर है उसमें +1 करोगे, मतलब कि उसी के बाद का नंबर कंसिडर करोगे। 98 है तो 99 करोगे। बट वही अगर सपोज यहाँ पे 98.04 होता या फिर 98.43 होता, मतलब ये क्या हुआ, ये 0.5 से ऊपर वाली वैल्यूज है, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 या फिर 0, तो ये रहेगा तो आप वो नंबर को एज इट इज दे सकते हो, मतलब कि 90-80 आप उसे कंसिडर करोगे। समझ आया? ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चंस आपके 100% एक्यूरेट जो है वो उसके आंसर आएंगे, और यहाँ पे कोई भी आपकी मिस्टेक जो है वो नहीं होगी। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। 98.97 है तो हो जाएगा 99, प्लस 81.06 है तो वो नंबर एज इट इज लेंगे 81, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 18। क्यों? क्योंकि 17.9 है तो क्या हो जाएगा 18,
इनटू 16.96 है, 0.9 है तो हम लोग नेक्स्ट नंबर कंसिडर करेंगे विच इज 17, माइनस 4.02 है तो नंबर 4 ही हम लोग कंसिडर करेंगे। समझ आया? अभी हम इसे इक्वेट करेंगे। 99 प्लस 81 कितना हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 17 माइनस 4। 18 10 जा होता है 180, करेक्ट? 18 10 जा होता है 180, 10 इंटू 17 हो जाएगा 170 माइनस 4, आंसर हो जाएगा 166। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए, इवन दो आप लोगों ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली तो भी आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि आंसर जो है वो भी अप्रोक्सीमेट ही निकाला जाता है, उसी तरीके से वैल्यूज को लेकर ही निकाला जाता है। इसलिए आप लोगों की जो वैल्यूज आप लोग कंसिडर करोगे वो आपको एक्यूरेटली करनी है, आपका आंसर डेफिनेटली आपको मिलेगा। समझ आया? ठीक है। सो क्वेश्चन को जब भी आपके ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसको डेसिमल पॉइंट में लेकर सॉल्व नहीं करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर सॉल्व करना है, आंसर जो है वो आपको मिलेगा। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, ठीक है, जिसमें 5 पर्सन जो है एक राउंड टेबल जो है सर्कुलर सिटिंग था उसमें बैठे हुए थे एंड सारे के सारे फेसिंग सेंटर है। जब भी फेसिंग सेंटर पूछा जाता है वो सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग काफ़ी कॉमन सिटिंग अरेंजमेंट है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जब भी आता है तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना है, धीरे धीरे क्वेश्चन को रीड करना है और धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते जाना है। पूरे क्वेश्चन को एक साथ कभी भी रीड नहीं करना है, सिर्फ स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो अच्छी तरीके से रीड कीजिए। जैसे कि देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट कितना होता है मैं आपको बताऊंगी। इंट्रोडक्शन पार्ट इस क्वेश्चन का है 5 पर्सन VWXYZ आर सिटिंग अराउंड अ टेबल फेसिंग द सेंटर। ये वो आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन, जिससे आपको ये हिंट लग रही है कि ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये कौन से टाइप की है एंड सारे के सारे पर्सन जो है वो क्या फेस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको यही नहीं पता कितने लोग बैठे हैं, किस तरीके की सिटिंग में बैठे हैं और किस तरीके का फेस कर रहे हैं, तो आप उसको अरेंज ही नहीं कर पाओगे, करेक्ट। इससे सिटिंग अरेंजमेंट में इंट्रोडक्शन पोर्शन को कंप्लीट रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है वो उसको पूरा रीड नहीं करना है, आपका टाइम जो है वो अननेसेसरी का स्पेंड नहीं करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा रीड कीजिए। उसके बाद 1 बाय 1 सेंटेंस को रीड कीजिए और 1 बाय 1 उसे सॉल्व कीजिए। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ओके, सो मैं अभी सबसे पहले क्या करूंगी, एक सिटिंग अरेंजमेंट जो है 5 पर्सन की सर्कुलर जो है वो बना लूंगी। 1 2 3 4 एंड 5 एक रैंडम प्लेस पे। ओके, समझ आया? तो 5 पर्सन का सिटिंग अरेंजमेंट जो है बना लिया। खैर ये बहुत सिंपल है तो हम लोग एक ही सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे। जब भी आपको एग्जामिनेशन में डबल वेरिएबल पूछा जाता है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट वाला थोड़ा बड़ा सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है, तब आप 2 सिटिंग अरेंजमेंट बनाकर रखोगे, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में थोड़ा डिफिकल्ट जब पूछे जाता है तो उसमें 2 कंडीशंस बनती है। तो 2 कंडीशन बनेंगी तो साइमल्टेनियसली आपको 2 जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है उसे अटेम्प्ट करना रहेगा। ओके, ये मैं आपको किससे बता रही हूँ, जब भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का पूछा जाता है उसके लिए। ये बहुत सिंपल है तो बट ऑब्वियस है ये एक ही जो आपने बनाया है ना पैटर्न उसी में बन जाएगा, आपको 2 बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या बोला है, एक्स इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी। क्या बोला गया, एक्स इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है एक वर्ड हु से, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु जो होता है जब भी सिटिंग अरेंजमेंट में पूछा जाता है वो किसके लिए बोला जाता है, वो बोला जाता है उसका जो इमीडिएट वाला लेटर जो उसको बाजू में होता है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन जो है आने वाले सेंटेंस की दी गई रहती है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी प्लेस करूंगी एक्स इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, तो वी के इमीडिएट राइट में क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, क्योंकि फेसिंग सेंटर है तो राइट जो है वो इस साइड आएगा। ओके, सो वी के इमीडिएट राइट में हो जाएगा एक्स। इतना समझ आया? अब आगे जो सेंटेंस है जैसे कि मैंने आपको बताया वो हु से अटैच सेंटेंस है, तो आपको उस हु का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हु मतलब ही कौन, वी। हु मतलब ही कौन,
V, तो V इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W। ये बात समझ आई? V इज, हु की जगह पे आप V को प्लेस कर दोगे, V इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W। इसी का मतलब आपका W यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, क्योंकि W के सेकेंड राइट में फिर क्या हो जाएगा, आपका V आ जाएगा। समझ आया आपको? फर्स्ट सेंटेंस में दो जो सेंटेंसेस वो हु से ज्वाइन हुए, तो आपको उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये आपको ध्यान में रखना है। हु जो होता है वो उसका जो एग्जैक्ट बाजू वाला लेटर होता है उसी से उसे जो है लेकर सॉल्व करना होता है। ओके, ये बात समझ में आई? और वहीं पर अगर एंड आता है, वहीं पर अगर एंड आता है तो एक एडिशनल आपको बताती हूँ। अगर यहाँ पे एंड होता, एंड इज सिटिंग टू द राइट ऑफ W, मतलब जो एंड होता है ना, वो जो सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर होता है, मतलब ही X, वो उसके लिए रहेगा। समझ आया? हु जो है वो इमीडिएट लेटर के लिए होता है, एंड जो होता है वो सेंटेंस का जो स्टार्टिंग वाला लेटर होता है उसके लिए होता है। ये दो वर्ड्स आपको सिटिंग अरेंजमेंट में अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो आपका पहला सेंटेंस हो चुका है, जैसा हमने रीड किया वैसा हमने इंप्लीमेंट किया। अभी हम लोग आगे की सिटिंग अरेंजमेंट रीड करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। इफ y is not sitting between V and W, then what is the sitting position of y? अगर y जो है वो V और W के बीच में नहीं बैठा, मतलब ही वो यहाँ पर बैठेगा क्या? नहीं, तो उसे कहाँ बैठना होगा? यहाँ पर बैठना होगा। तो y अगर यहाँ पर बैठता है तो बचा हुआ लेटर क्या है आपका? बचा हुआ लेटर है आपका X, जो कि बचा हुआ लेटर है आपका Z, जो कि यहाँ पर बैठ जाएगा। ओके, सो आपको यही बोला था कि अगर Y जो है V और W के बीच में नहीं बैठेगा तो Y की सिटिंग पोजीशन क्या है ये आपको बताना है। सो Y की सिटिंग पोजीशन आपको ऑप्शंस को रीड करना है एंड अकॉर्डिंगली बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एग्जैक्टली बिटवीन W एंड X। यस, आपको फिगर में नजर आ रहा है, उसकी पोजीशन जो है वो W और X के एग्जैक्टली बिटवीन है, मतलब ही ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको आपका आंसर मिल चुका है, तो अननेसेसरी बाकी ऑप्शंस को रीड करके आपका टाइम स्पेंड नहीं करना है। जब तक आपको कोई आंसर में कंफ्यूजन ना होता हो, जब तक ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना हो, तब तक आप सारे ऑप्शंस को नहीं देखना है। अगर आपको डायरेक्टली आपने जो फिगर बनाई वो एक्यूरेट है, अगर आपको वो डायरेक्टली आंसर नजर आ रहा है कि y इज एक्जैक्टली बिटवीन W एंड X, तो आपको वो मार्क करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्विच करना है। ओके, समझ आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को भी आप लोगों को 1 बाय 1 रीड करना होता है एंड अटेम्प्ट करना होता है। अनलेस एंड अनटिल आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसे आप लोगों को अच्छी तरीके से रीड करना है। एंड डायरेक्शन में डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्शन पूछे जाते हैं। ओके, सो काफी बार आप लोगों को क्या होता है कि एंड में जो डायरेक्शन का जो एंड होता है वो भी आपको रीड करना इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो रीड करना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आप एंड वाला क्वेश्चन रीड करते हो और वो बहुत ही सिंपल पूछा गया है, तो आपको 1 बाय 1 ही रीड करना है और अटेम्प्ट करना है। ओके, अदरवाइज अगर जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पोर्शन तो नहीं है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो ऐसा पूछा गया कि इफ शी वाज गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट एट द एंड देन इन विच डायरेक्शन डिड शी बिगिन हर जर्नी। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि एंड में जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगी, तो उसने जर्नी कौन से डायरेक्शन में स्टार्ट की है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप लोग डायरेक्टली स्टार्टिंग में जो हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं वो आप नहीं कर सकते, तो इसको कहा जाता है कंडीशनल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को आपको रिवर्स अटेम्प्ट करना होता है। अब रिवर्स अटेम्प्ट करना मतलब क्वेश्चन में जहां पे भी राइट और लेफ्ट होता है उसका आपको अपोजिट कंसिडर करना है और उसे अटेम्प्ट करते जाना है। ठीक है, सो देखिए इसे कहा जाता है कंडीशनल डायरेक्शन। तो आपको मैं एक ही चीज कहूंगी, जब भी आपको ऐसा रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एंड में वो इस डायरेक्शन में रहेगी, तो आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट वो अपनी जर्नी जो है वो कौन सा डायरेक्शन से स्टार्ट करेगी ये आपको बताना है, तो आप इसे रिवर्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। मतलब आप उल्टा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए स्टार्टिंग तक पहुंचोगे, ना कि स्टार्टिंग से आप एंड पे आओगे। काफी बार कैसा होता है कोइंसिडेंटली आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करते हो और आपको जो कंडीशन दी गई है वो फुलफिल भी हो जाती है एट द एंड, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन काफी बार आप उसे जिस नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्ट करोगे आपको नहीं पता उसी डायरेक्शन में क्वेश्चन का आंसर होगा या नहीं होगा, तो आपका लास्ट जो कंडीशन है वहां पे रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपका टाइम स्पेंड होगा, फिर आपको फिर से उसको रिवर्स सॉल्व करना पड़ेगा। सो बेटर है आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को रिवर्स अटेम्प्ट करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्या करते हैं,
एक बारी सबसे पहले स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करके देखते हैं, और आप लोग ये देख सकते हो इससे कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप रिवर्स सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, आपको रिवर्स सॉल्व करना भी बताऊंगी, आपको आपने जिस तरीके से स्टार्टिंग से सॉल्व किया तो आपका आंसर जो है काफी बार सही हो जाएगा, काफी बार आपका आंसर जो है सही नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, व्हाइल गोइंग टू हर ऑफिस जानवी वेंट 2 किलोमीटर स्टेट। सो हम लोग जैसे कि एज ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा है। ओके, सो अगर हमने कंसिडर किया नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो ऑफिस जा रही है तो जानवी 2 किलोमीटर स्ट्रेट जा रही है। देन टर्न राइट, अब उसने क्या किया, एक राइट टर्न लिया है एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। राइट टर्न करने के बाद उसने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया है। फ्रॉम देयर शी अगेन टर्न राइट, यहाँ से फिर से उसने एक राइट टर्न लिया, ठीक है, एंड ट्रैवल किया 1 किलोमीटर। ओके, एंड फाइनली टर्न टू हर लेफ्ट, अब उसने लास्ट जो है एक लेफ्ट टर्न लिया है जो कि हुआ 2 किलोमीटर्स का। ठीक है, लेफ्ट लेने के बाद उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 2 किलोमीटर। सो अब यहाँ पे उसका जो है क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मतलब कि उसका जो भी ट्रैवलिंग फेज था वो खत्म हो चुका है। अब आगे क्या बोला गया कि इफ शी गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट एट द एंड, देखिए क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई थी वो यहाँ पे फुलफिल होती नजर आ रही है। इफ शी वाज गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट एट द एंड वो कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो आपको क्या बताना है, इन विच डायरेक्शन डिड शी बिगेन हर जर्नी, तो कौन से डायरेक्शन में हमने स्टार्ट किया था, नॉर्थ में। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन गाइस देखिए, ऐसा जब भी कंडीशनल डायरेक्शन होता है, काफी कम ही बार ऐसा होता है कि आपने जो नॉर्थ में स्टार्ट किया या फिर आपने जिस डायरेक्शन में स्टार्ट किया उसमें आपका आंसर मिलना काफी कम बार होता है। सो बेटर है आप इस टाइप के क्वेश्चन को रिवर्स अटेम्प्ट कीजिए। सो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बहुत इजीली आ गया है। लेकिन रिवर्स होता तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए रिवर्स जब भी सॉल्व करना होता है कंडीशनल डायरेक्शन में, आपका लेफ्ट की जगह राइट करना है और राइट की जगह लेफ्ट करना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवर्स में सॉल्व करना। कैसे करोगे, देखिए आपको क्या बोला गया है कि एंड में जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। सो एंड में वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ओके, अब एंड में आपको क्या बोला गया था, उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, क्या बोला है, कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। ओके, सो आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में जो उसने ट्रैवल किया वहां पे आप 2 किलोमीटर जो है वो प्लेस कर दोगे। अब उसके पहले क्या बोला गया है कि फाइनली टर्न टू हर लेफ्ट, लेफ्ट लेने के बाद उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया था। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इसके पहले जो अपना टर्न लेगी, लेफ्ट बोला है तो क्या लेगी, वो राइट लेगी। सो इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ये समझ आया। ठीक है, आप रिवर्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो भी कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दी गई है उससे भी आपको रिवर्स करना होगा, लेफ्ट के जगह राइट और राइट के जगह लेफ्ट। समझ आया। सो फाइनली टर्न टू हर लेफ्ट का क्या करोगे, आप राइट कर दोगे। सो कितना हो गया वो, उसके बाद उसने कितना ट्रैवल किया है, 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा उसका 1 किलोमीटर। समझ आया आप लोगों को। अब उसके बाद क्या बोला गया है, एंड ट्रैवल 1 किलोमीटर, एंड उसके पहले का सेंटेंस क्या है, फ्रॉम देयर शी अगेन टर्न राइट, यहां से उसने राइट टर्न लिया, मतलब ये अब क्या होगा, उसका लेफ्ट टर्न रहेगा। सो ये होगा उसका लेफ्ट, जिसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 3 किलोमीटर। समझ आया। उसके बाद देन टर्न राइट बोला है तो राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट, तो लेफ्ट जो रहेगा वो हो जाएगा ये, और कितना ट्रैवल किया उसमें, 2 किलोमीटर्स। कितना ट्रैवल किया है, 2 किलोमीटर्स। ठीक है, सो अब जानवी का जो ट्रैवलिंग फेज था वो खत्म हो चुका है, क्वेश्चन जो है खत्म हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन डिड शी बिगिन हर जर्नी, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो उसका जो जर्नी है वो नॉर्थ से स्टार्ट हुआ है। समझ आया। तो आपने रिवर्स भी अटेम्प्ट किया तो भी आपका आंसर आया है, और आपने स्टार्टिंग से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो वो कोइंसिडेंटली आंसर आया है। ठीक है, सो वो कोइंसिडेंटली आंसर आपका हर बार नहीं आएगा, तो बेटर है रिवर्स जाइए, टुकड़ों टुकड़ों में जाइए और लेफ्ट के जगह राइट और राइट के जगह लेफ्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुआ होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप एक बार प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको इस तरीके की रिवर्स जो डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, कंडीशनल बेस्ड जो डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो भी अटेम्प्ट करने आ जाएंगे। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आने वाला है, सो और भी आपकी आइडियाज क्लियर होंगी। बढ़ते अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो नंबर सीरीज से पूछा गया था, यानी ये मैथमेटिकल नंबर सीरीज आपको पूछी गई थी। ठीक है, अब जब भी नंबर सीरीज
पूछी जाती है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाली पूछी जाती है, तो उसमें आप लोगों को जो एनालिसिस करना है वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जब भी नंबर सीरीज छोटे छोटे नंबर से आगे बढ़ रही है दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, और जब भी नंबर सीरीज एक बड़े बड़े नंबर से आगे बढ़ रही है दैट मीन्स कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह जब कोई नंबर सीरीज रिड्यूस होती है, जब वो छोटी छोटी रिड्यूस होती है दैट मीन्स कुछ माइनस हो रहा है, लेकिन जब वो काफी बड़े नंबर से रिड्यूस हो रही है दैट मीन्स कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है। ये बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर सीरीज को लिख लेंगे 21, 22, क्वेश्चन मार्क 28 एंड 36। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक नंबर सीरीज जो है वो छोटे नंबर से बड़ी हो रही है, मतलब 21 के बाद 22 आ रहा है, फिर 28 और 36। इसी का मतलब क्या हुआ है कि छोटे छोटे नंबर से आपको इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे ऐड हो रहा है। सो आप 21 और 22 का डिफरेंस निकालते हो तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 28 और 36 का निकालते हो तो कितना आ रहा है, 28 और 36 का आ रहा है 8। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे 1 और 8 की, तो आपको यहाँ पे इस तरीके का लॉजिक बिल्डअप करना है कि यहाँ पे बीच का नंबर कुछ इस तरीके का आ जाए कि आपका जो पैटर्न है वो करेक्टली जो है वो फॉलो हो जाए। ओके, अगर मैं यहाँ पे 23 लिखती हूँ, अब बाय ऑप्शन में क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर मैं 23 लिखती हूँ तो फिर से मेरा 1 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। 24 अगर मैं लिखती हूँ तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस 2 का आ जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 4 का आ जाएगा, और मेरी सीरीज जो है उसका पैटर्न भी फॉलो होता नजर आ रहा है, मतलब ही 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 एंड 4 का डबल 8। तो मेरा 24 इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नंबर सीरीज कैसी थी, बहुत ही छोटा छोटा इंक्रीमेंट हो रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया है, जो डिफरेंस नजर आ रहा था वो निकाला। 21 और 22 का डिफरेंस 1 आया, फिर 28 और 36 का 8 आया। तो आपको अभी यहाँ पे ऐसा नंबर प्लेस करना है कि आपका जो पैटर्न है वो सही तरीके से फॉलो हो। तो हमने सिंपल तरीके से बाय ऑप्शन गए, हम लोग 23 प्लेस किया तो 1 आ रहा, रिपीट हो रहा है, आपका पैटर्न फॉलो नहीं होगा तो 24 की तरफ गए। 24 से आपका सीरीज जो है वो इजीली फॉर्म्ड हो गया, आपका पैटर्न जो है वो इजीली आपको नजर आ गया कि प्रीवियस नंबर का आने वाला नंबर जो है वो डबल वाला है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन, एंड इसमें भी आपको कोडिंग ब्लड रिलेशन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, कोडिंग देख के आपको डरना नहीं है, काफी सिंपल होता है, उसमें सिर्फ सिंबल्स होते हैं, वो देख के हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली इट इज नॉट डिफिकल्ट, वो सिंपल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो कोडिंग दी गई है वो @ का मतलब बोला है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, % का मतलब बोला गया कि ए इज द मदर ऑफ बी, एंड का मीनिंग दिया गया है ए इज द सन ऑफ बी। तो इसको लिखकर अपना टाइम स्पेंड नहीं करना है, उसको एज इट इज एक बार सिर्फ एनालाइज करना है एंड डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर जाना है। क्वेश्चन क्या है, उससे आपको डायग्राम बनानी रहेगी। क्वेश्चन है आपका ये, S and P @R %Q। सो S and P मतलब ही क्या हो जाएगा, एंड का रिलेशन क्या बोला है, सन का, मतलब ही S इज द सन ऑफ P। S क्या है, सन है P का। देखिए मैं जब भी ब्लड रिलेशन पढ़ाती हूँ तो मेल को रिप्रेजेंट करती हूँ स्क्वायर से एंड फीमेल को रिप्रेजेंट करती हूँ सर्कल से, और कपल अगर बनता है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस स्टार से। ओके, सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, मेल रिप्रेजेंट होता है स्क्वायर से, फीमेल होती है सर्कल से, एंड कपल होता है एस्ट्रिक से। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैम ये क्या कर रही है। और जैसे जैसे हम लोग ब्लड रिलेशन बनाते हैं तो वहाँ पे आपको जेंडर भी डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरीके से पूछा जाता है। तो जेंडर अगर आप डिफाइन नहीं कर रहे हो, सिंपली आप बनाते जा रहे हो, दैट मीन्स आप एक रॉन्ग फिगर बना रहे हो। तो जेंडर डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या था, S इज द सन ऑफ P, तो S जो सन था उसे हमने मेल था तो हमने उसे स्क्वायर से डिफाइन कर दिया, एंड P का जेंडर डिफाइन नहीं है तो P को एज इट इज रख दिया। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं P @R। P @R क्या हो जाएगा, P इज द हस्बैंड ऑफ R, मतलब P को मेल बन जाएगा एंड R हो जाएगी फीमेल, तो फीमेल को सर्कल से रिडिफाइन करेंगे और बीच में एस्ट्रिक्स का साइन बना देंगे। ओके, ये आप लोगों को आई होप समझ आ रहा होगा। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम मेरे कोई सेशन देख रहे हो इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रही हूँ, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स मुझे कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं उन सभी को ये सारी चीजें पता है। अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा, अगर आपने कुछ सेशंस देखे होंगे ब्लड रिलेशन का स्पेसिफिकली, तो आपको सारी चीजें इजीली पता चल रही होगी। ओके, लास्ट है आपका R%Q। सो R%Q रिप्रेजेंट व्हाट, A इज द सन मदर ऑफ B, मतलब कि परसेंट रिप्रेजेंट व्हाट, मदर वाला रिलेशन। तो R इज द मदर ऑफ Q, R क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी Q की। ओके, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बेसिस पे हमने हमारी डायग्राम जो है वो बना ली है। ओके, यहाँ पे Q का जेंडर जो है वो डिफाइंड नहीं है तो वो एज इट इज रहने देंगे। क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है S इज रिलेटेड टू, देन हाउ
इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस का रिलेशन क्यू के साथ क्या है, तो एस इज दी व्हाट, ब्रदर ऑफ क्यू। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रदर कैसे रिप्रेजेंट किया है, ब्रदर, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था स्क्वायर रिप्रेजेंट व्हाट, मेल मेंबर, और एस और क्यू साइड साइड में है, और पी जो है वो एस का फादर है, एंड पी जो है वो हस्बैंड है आर का, एंड आर जो है वो मदर है क्यू की। इसी का मतलब ये हो जाएगा कि एस और क्यू जो है ये सिबलिंग्स है, और एस का जेंडर डिफाइंड है मेल, इसलिए एस इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप अगेन आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुल इज रिलेटेड टू हॉर्न इन द सेम वे पीकॉक इज रिलेटेड टू व्हाट। देखिए बुल जो होता है उसको हॉर्न होते हैं। हॉर्न किसे कहा जाता है, यहाँ पे मैंने पिक्चर रखा हुआ है सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझ आए। खैर काफ़ी स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली पता होगी, बट फिर भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। बुल को हॉर्न होता है, मतलब आप लोग ये सिंग जो है वो बुल को होता है, करेक्ट। उसी तरह पीकॉक को क्या होता है, पीकॉक का जो हेड होता है उसके ऊपर वो जो फेदर लाइक उसे जो ये तुर्रा जिसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं क्रिस्ट। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग फेदर्स अगर कर कराओगे तो वो गलत हो जाएगा। जिस तरह बुल के हेड के ऊपर जो हॉर्न होते हैं, उसी तरह पिकॉक के हेड के ऊपर जो है वो क्रिस्ट होती है। ऑप्शन सी उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ब्यूटीफुल फेदर लाइक जो स्ट्रक्चर बना होता है हेड के ऊपर, उसे क्रिस्ट कहते हैं। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका नॉलेज जो होता है, बेसिक नॉलेज जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वो बेसिक नॉलेज है तो आप डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड, आप इस टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। ऑप्शंस में कुछ ऑप्शन अगर एलिमिनेट होते हैं तो कुछ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कीजिए, आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है अगेन फ्रॉम द सिलोजिज्म, यहाँ पे हम लोगों ने टोटल तीन एग्जामिनेशन के पेपर्स को कवर अप किया है। ओके, सो यहाँ पे आपके सारे तीनों पेपर्स के जो है रीजनिंग का पोर्शन जो है मैंने कवर अप करवाया है। ओके, सो इसलिए क्वेश्चन जो है आपको उसी टॉपिक से रिपीटेटिव टाइम्स नजर आ रहा है, क्योंकि वो अलग अलग पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ पे सिलोजिज्म का क्वेश्चन जो है इसकी हम लोग अभी स्टेटमेंट को लेंगे एंड उससे हम लोग हमारी डायग्राम को बनाएंगे। सो ऑल बुक्स आर नोटबुक किस तरह बनेगा, ऑल बुक्स पूरी की पूरी बुक्स क्या है, नोटबुक है, तो उसे इस तरह रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, उसके बाद सम नोटबुक आर स्लेट, कुछ नोटबुक जो है, कुछ ही नोटबुक जो है वो क्या है, स्लेट है। ओके, सो हमारी डायग्राम जो है वो बन चुकी है। अब इसी को देखना है एंड इसी को देख के आपको कंक्लूजन को, आपको मैंने जैसे कि बताया था, कंक्लूजन को आप रीड करोगे और आपको ये चीज़ देखना है कि आपके डायग्राम में वो आपको एग्जैक्टली नजर आ रही है नहीं है। एग्जैक्टली अगर आपको दिख रहा है तो वो करेक्ट हो जाएगा, और आपको नहीं दिख रहा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या बोला है, सम बुक्स आर स्लेट। सम बुक्स आर स्लेट, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बुक और स्लेट का सम का रिलेशन मुझे इजीली यहाँ पर इस डायग्राम में नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम बुक आर स्लेट मुझे नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। उसी तरह सेकंड अगर मैं कंक्लूजन देखूं तो वो पूछा गया नो स्लेट इज अ बुक, नो स्लेट इज अ बुक। अब आप मुझे बताइए, नो जो रिप्रेजेंट होता है वो इस तरीके से होता है, नो ए इज बी, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। आपको इस तरीके का रिलेशन बुक और स्लेट में नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और एक और बात ध्यान में रखनी है, जब भी आपके सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव और आपको निगेटिव कंक्लूजन पूछा गया है तो वो आपको रॉन्ग मार्क करना है। अगर आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन निगेटिव वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू फॉलोज। समझ आया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको पूछा गया है फ्रॉम दी सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट किस तरीके का पूछा गया है हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं और जानते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग साउथ। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन जो कि आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। बेंच पर बैठे हुए 5 गर्ल्स और वो साउथ में फेस कर रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है, ए इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बेंच। अगर मैं एक बेंच बना दूं तो ये होगा कुछ रो बेस अरेंजमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारे 5, एक बेंच हो गया, ठीक है। अब ये बेंच में क्या बोला गया कि ए जो है वो मिडल पे बैठा हुआ है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट। ओके, आफ्टर दैट क्या बोला है, ए इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बेंच एंड, देखिए गाइस, इसके पहले की एक सिटिंग अरेंजमेंट हमने 5
5% थे उसमें बैठे हुए थे, जिसमें हम लोगों ने सर्कुलर बेस, सेंटर बेस जो था वो सिटिंग अरेंजमेंट को अटेम्प्ट किया था। यहाँ पे अभी क्या है, ये एक रो बेस सिटिंग अरेंजमेंट दी है आपको, बेंच मतलब ही रो बेस हो गई, एंड इसमें आप लोगों को जो है साउथ डायरेक्शन फेसिंग के लिए कहा है। ओके, उसी के साथ साथ आप लोगों को वहाँ पे मैंने हु को किस तरह अटेम्प्ट करना बताया था, एंड को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है वो भी बताया था। अब यहाँ पे एंड ये जो वर्ड है, कीवर्ड आ चुका है, जिसे आपको किस तरह अटेम्प्ट करना मैं आपको भी बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोगों के डाउट्स जो है वो क्लियर भी हो जाएंगे। क्या बोला गया था आपको, ए जो है वो मिडिल में बैठा था बेंच के, एंड सिटिंग टू दी लेफ्ट ऑफ बी। तो ये जो एंड आया है ये आपका सेंटेंस का जो स्टार्टिंग लेटर है उसी के लिए आया है, मतलब ही ए के लिए आया हुआ है। तो ए इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ बी। क्या बोला गया है, ए जो है वो बी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, मतलब बी यहाँ पर बैठेगा, बी के सेकेंड लेफ्ट में ए यहाँ पर बैठेगा। क्यों? क्योंकि साउथ फेसिंग है। ठीक है, ओके, ये समझ आया आप लोगों को कि बी के सेकेंड लेफ्ट में जो है वो ए बैठा हुआ है। कैसे कंसिडर किया, एंड जो बीच में आता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग लेटर के लिए आता है। तो यहाँ पे ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी साउथ फेस कर रहा है तो बी यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, एंड उसके लेफ्ट में ए यहाँ पर हो जाएगा। समझ आया? आपको डायरेक्शंस को अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पे साउथ फेसिंग है इसलिए बी यहाँ पर आया, अगर नॉर्थ फेसिंग होता तो बी यहाँ पर होता। ओके, ठीक है, समझ आया? बढ़ते आगे। इफ सी इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द बेंच, अब ये बेंच है, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है तो आपको राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट एंड और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड। ओके, ये साउथ फेसिंग है तो ये हो जाएगा राइट हैंड एंड ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि सी इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 2 3 एंड 4, तो सी आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, एंड नॉट एडजेसेंट टू डी, वो डी के बाजू में नहीं बैठेगा, मतलब ये डी यहाँ पर बैठ सकता है क्या? नहीं, तो डी कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। समझ आया? तो बचा हुआ लेटर आपका क्या है? ई, जो कि यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, देन व्हाट इज दिस सिटिंग पोजीशन ऑफ ई, ई की सिटिंग पोजीशन क्या है? एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन है ई की। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? वो दिया हुआ ऑप्शन बी में, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द बेंच, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। जैसे कि मैंने बताया, सिटिंग अरेंजमेंट का इंट्रोडक्शन पोर्शन को रीड करना है एंड आफ्टर दैट 1 by 1 सेंटेंस को रीड करना है और उसे सॉल्व करते जाना है। ये सबसे इजी वे होता है सिटिंग अरेंजमेंट को अटेम्प्ट करने का। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड और हु को किस तरीके से अटेम्प्ट करना ये भी समझ आया होगा। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी हमने डायरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ा था। मैंने आपको क्या बोला था, इंट्रोडक्शन पोर्शन रीड करना एंड जो लास्ट का पोर्शन होता है वो रीड करना है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है वो। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पोर्शन कुछ नहीं है, डायरेक्टली स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन और आपको डायरेक्टली बोला गया कि 4 किलोमीटर टुवर्ड्स दी नॉर्थ, मतलब कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप इंट्रोडक्शन रीड करते हो तो आपको हिंट लग चुकी है कि आपको नॉर्थ में ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। जिस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन नहीं दिया होता है उस क्वेश्चन में कंडीशनल डायरेक्शन दिया होता है, उसमें लास्ट में आपको उसका एंड या फिर स्टार्टिंग पॉइंट जो भी है वो दिया होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल वाला डायरेक्शन है जो कि काफी सिंपल होता है, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है, क्वेश्चन को रीड करते जाना है और अटेम्प्ट करते जाना है। ओके, सो ऋतिक वेंट 4 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स दी नॉर्थ। ऋतिक क्या कर रहा है? 4 किलोमीटर स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है in the north direction and then turn right। अगर राइट टर्न करेगा तो इस साइड आ जाएगा एंड राइट टर्न करने के बाद वो कवर करता है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर कवर करने के बाद वो फिर से एक और राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न आपका आएगा यहाँ पर एंड वहां पर वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 2 किलोमीटर्स का। ओके, समझ आया? ठीक है, ऋतिक पहले स्ट्रेट गया नॉर्थ में 4 किलोमीटर, फिर टर्न राइट लिया, उसमें 3 किलोमीटर कवर किया, फिर से एक राइट टर्न लिया जिसमें उसने 2 किलोमीटर्स कवर किए, फाइनली ही टर्न राइट अगेन, अब फिर से एक और राइट टर्न ले रहा है एंड स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और उसने अपना ट्रैवलिंग जो है वो स्टॉप कर दिया है। अब ये जो है उसकी फाइनल पोजीशन आ चुकी है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, एंड यहां से उसका एंडिंग पॉइंट ये हुआ, तो ये जो उसका अभी उसका अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो उसका डायरेक्शन आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये होता है डायरेक्ट वाला डायरेक्शन का क्वेश्चन, जिसमें आपको स्टार्टिंग में कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करना है ये इजीली मेंशन होता है। अगर आपको मेंशन नहीं है तो आपको क्वेश्चन को एंड पोर्शन देखना है
एंड में आपको क्या दिया गया उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको रिवर्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो ये स्टेट क्वेश्चन था, इसमें आपको डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी, तो ये सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब काफ़ी बार एग्जामिनेशन में कैसा होता है, इवन दो आप लोगों का इंग्लिश में एग्जामिनेशन होता है, लेकिन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो बहुत ही सिंपल होता है, हिंदी में क्वेश्चन है तो हिंदी में ही आंसर करना है, तो उसे अच्छी तरीके से रीड करना है, समझना है और आंसर मार्क करना है। क्या बोला गया है कि अंगूठी का उंगली से वही संबंध है जो बाजूबंद का डैश से है। अब यहाँ पे क्या है ना, अंगूठी और उंगली बहुत इजी है कि अंगूठी जो है वो हमारे उंगलियों में पहनाई जाती है, उसी तरह बाजूबंद जो है वो बाजू में पहनाया जाता है, और वो भी बाजू कौन सा, जो आपके जो हैंड होता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट इज बाजू। ओके, सो वहीं पर जो है बाजूबंद को पहनाया जाता है। ओके, आप लोगों को यहाँ पे मैंने एक इमेज मेंशन की है सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझ आए। खैर यहाँ पे जो गर्ल्स होंगी उनको काफ़ी इजीली ये चीज़ें समझ आ गई होगी, लेकिन आप लोगों के लिए पिक्चर इसलिए डाली है कि जिनको भी नहीं पता है उनको भी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। एग्जामिनेशन में इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमारा क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है। ओके, सो अंगूठी जिस तरह उंगली में पहनाई जाती है उसी तरह बाजूबंद जो है वो ऊपरी हिस्सा जो होता है हमारे हाथ का, हमारी भुजा का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें बाजूबंद पहना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। समझ आया? ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ASB का अर्थ है AB का पुत्र है, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, कोडिंग ब्लड रिलेशन ही है लेकिन हिंदी में दिया हुआ है। सो आप लोगों को यहाँ पे डरना नहीं है क्योंकि हिंदी है, बहुत से स्टूडेंट को ऐसा होता है कि हिंदी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन को रीड करना है, उसे धीरे रीड करना है, उसे समझने की कोशिश करनी है और उसे अटेम्प्ट करना है, स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन ईजी पूछा गया है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है कि ASB का अर्थ है AB का पुत्र है, A% का अर्थ है AB की माँ है, A एंड B का अर्थ है AB का भाई है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें T का P के साथ क्या संबंध है। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले T एंड Z को करेंगे। T एंड Z, एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है A B का भाई है, तो हो जाएगा T जो है वो Z का भाई है, T जो है वो Z का भाई है। ये बना लिया, आगे चलते हैं। Z% के मतलब क्या बोला है, A B की माँ है, मतलब भी Z इज द मदर ऑफ K। Z क्या हो जाएगी, K की मदर हो जाएगी। समझ आया इतना? उसके बाद KSP, S का मतलब क्या होता है, पुत्र, A B का पुत्र है, बोला गया था आपको, तो उसी तरह क्या हो जाएगा, K इज द सन ऑफ P, K इज द सन ऑफ P, तो P क्या हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा, ये हो जाएंगे कपल, क्योंकि Z जो है वो K की मदर है और K जो है वो P का सन है, दैट मीन्स Z और P का कपल का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लास्टली पूछा गया है कि T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है। T जो है वो Z का ब्रदर है, ठीक है। अगर वाइफ का ब्रदर जो होता है वो हिंदी में क्या कहलाता है, साला कहलाता है, और इंग्लिश में क्या कहलाता है, ब्रदर इन लॉ। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टी का रिलेशन पूछा था पी के साथ, जेड का भाई है टी, अपनी वाइफ का जो भाई होता है वो साला कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहलाता है ब्रदर इन लॉ। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए जरूर हिंदी में क्वेश्चन था, थोड़ा काफ़ी बार कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर आप उसे कामली धीरे धीरे अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसे अप्रोक्सीमेटली ही आपको कंसिडर करना है वैल्यूज को और अटेम्प्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, 223.09 है तो 223 कंसिडर करेंगे, -142.9 है तो इसे 143 कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 13। समझ आया? ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बॉर्डमास रूल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। सो 223 माइनस 13 1 जा 13 एंड 13 1 जा 13, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 143 को हमने डिवाइड किया 13 से तो कितना आया, 11 आया। 223 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 212। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? देखिए आप लोग ये चीज एनालाइज कर पा रहे होंगे कितने बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए थे। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछा गया था दैट इज फ्रॉम द नंबर सीरीज एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पे नंबर सीरीज आपकी रिड्यूस हो रही है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर सीरीज जो थी वो इंक्रीज हो रही थी एंड छोटा छोटा इंक्रीमेंट था। यहाँ पे नंबर सीरीज रिड्यूस हो रही है एंड छोटा छोटा जो है आपका नंबर सीरीज डिक्रीज हो रहा है। ओके, दैट मीन्स कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है या फिर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, अगर बड़े नंबर से रिड्यूस होती तो वो सीरीज क्या होती, डिवाइड होती थी। ओके, सो आप लोग लिख लोगे नंबर सीरीज को 246, 239 क्वेश्चन मार्क 226, 220, 213। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। कितने का है यहाँ पे, 7 का डिफरेंस आ, 220 एंड 213 का डिफरेंस 7 का हो जाएगा, 226 एंड 220 का डिफरेंस 6 का हो जाएगा। यहाँ का डिफरेंस हमें पता नहीं, लेकिन लास्ट में ये जो डिफरेंस आपका बन रहा है दैट इज व्हाट, 7 का। ओके, सो यहाँ पे 7 आया, फिर 6 आया, फिर लास्ट में फिर से 7 आया। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि -7 फिर -6 फिर -7 फिर -6। तो उसके अकॉर्डिंगली अभी यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7 का आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि 7 का डिफरेंस आना चाहिए तो 226 प्लस मैं 7 करूंगी तो नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर आ जाएगा मेरा 233। अब 233 और 239 का अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब ये सीरीज कैसी हो रही है, -7 -6 -7 -6 -7। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है ये फॉलो हो रहा है। तो हमने जो लॉजिक क्रिएट किया एंड उसके अकॉर्डिंगली जो हमने हमारा आंसर निकाला 233, दैट इज एक्जैक्टली करेक्ट। इसलिए ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था अगेन फ्रॉम द कोडिंग डिकोडिंग एंड लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आपको यहाँ पर पूछी गई है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, पोजिशनल वैल्यूज पता होनी चाहिए और या फिर आप लोगों को उसकी अरेंजमेंट देखना है, किस तरीके से उन लेटर्स को जो है अरेंज किया है। अगर रिपीटेटिव लेटर्स है तो रिपीटेटिव लेटर को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेटर है हमारा DISTILER, उसी के एग्जैक्ट नीचे जो है उसका कोडिंग लिख लेंगे RILTISE और D। ओके, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए इसके पहले जो एक लेटर बेस्ड कोडिंग था उसमें जब आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा होगा तो आपको जो लेटर्स है वो रिपीटेटिव नीचे कोडिंग में नहीं दिए गए होंगे। मतलब कि जो आपको कोड लैंग्वेज में आपको जो कोड दिया गया है वो आपको पूरा कंप्लीटली डिफरेंट दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग है और एक और जो कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है लेटर बेस में, उसमें क्या होता है ना कि आपको जो लेटर दिया होता है उसके कॉमन लेटर्स आपको नीचे जो है वो कोडिंग लैंग्वेज में दिए होते हैं, तो उसको भी आपको एनालाइज करना होता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि D का R दिया हुआ है, देन I के नीचे I लिखा है, मतलब कि I का सेम कोडिंग दे दिया है। उसके बाद S के लिए L दिया हुआ है, उसके बाद आगे जाते तो T के लिए T दिया हुआ है, उसके बाद फिर से I के लिए I दिया हुआ है, फिर L के लिए S दिया हुआ है, E के नीचे फिर से E कर दिया गया है। तो आप इससे एक चीज़ ये पता कर रहे हो कि कुछ कुछ लेटर्स के लिए वो सेम ही लेटर जो है वो उसका कोड बता दिया गया है। ओके, और कुछ लेटर्स के लिए नहीं दिया गया है। ओके, अब जो कुछ लेटर्स के लिए नहीं दिया गया है उनका आप लोग लॉजिक लगाने की क्रिएट करोगे तो आपको एक बात नजर आ रही है, जो ये आपका स्टार्टिंग का D है वो यहाँ पे एंडिंग का D हो गया और ये जो आपका एंडिंग का R है वो स्टार्टिंग का यहाँ पे R हो चुका है। तो आपका ये क्या हुआ है, डायगोनली प्लेस किया गया है आपके लेटर्स को। इस तरीके का भी कोडिंग पूछा जाता है, नॉट नेसेसरी ऑलवेज पोजिशनल वैल्यूज पे कोडिंग पूछा जाता है। सो आपको ये भी लॉजिक लगाना इंपॉर्टेंट है और ये लॉजिक आप कब लगाओगे, जब आपका जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आपको कोडिंग अगर उस आंसर फॉर्म में दी गई है तो आपको वो ढूंढना है और उसका पैटर्न जो है आपको वो समझना है। गॉट इट? ठीक है, वहां पर पोजिशनल वैल्यू आपका नहीं लगेगा। अगर आपके कंप्लीटली यूनिक लेटर्स दिए होते वहां पे पोजिशनल वैल्यू का कोडिंग जो है वो लगता है, जो आपके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था। यहाँ पे कॉमन है तो आपको यहाँ पे सिर्फ जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट हो रही है। तो यहाँ पे डायगोनली जो है लेटर्स को अरेंज किया गया, D स्टार्टिंग था एंड में चला गया, R जो एंड था वो स्टार्टिंग में आ गया। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब उसके बाद आपको ये बात समझ आई क्या कि जो सेकेंड वाला आपका I था, सेकेंड वाला जो आपका I था, मतलब कि जो भी आपका वर्ड है उसका आपका सेकेंड लेटर जो वो एज इट इज लिखा जा रहा है और एंड का भी जो सेकेंड है वो एज इट इज लिखा जा रहा है, E का E और I का I। ये समझ आए? और मिडिल के जो 2 लेटर्स है वो भी एज इट इज लिखे जा रहे हैं। ये समझ आ रहा है? इतना समझ आया? और स्टार्टिंग का लेटर एंड हुआ एंड एंड का लेटर स्टार्टिंग हुआ, ये समझ आ गया। बचा है सिर्फ S और L। इसमें भी एक चीज कॉमन है कि S के लिए L कोडिंग दिया हुआ है और L के लिए S, मतलब कि स्वैप कोडिंग दिया हुआ है। S के लिए क्या कर दिया है, L का कोडिंग दिया है और L के लिए क्या दिया है, S का दिया है। तो उसी तरीके से आपको इंटरपोल का निकालना है। तो चलो निकालते हैं। इंटरपोल को सबसे पहले लिख लेंगे INTER
POL। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। I स्टार्टिंग में तो एंड में I आ जाएगा, L एंडिंग में तो L स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये समझ आ गया। उसके बाद जो आपका सेकेंड लेटर है स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी उसका कोड वही दे देना है, N और O का O, और जो मिडिल के 2 है उसको भी एज इट इज दे देना है, दैट इज E का E और R का R। और T के लिए कोड लगाओगे R का, और T के लिए कोड लगाओगे P का, एंड P के लिए कोड लगाओगे T का। समझ आया? तो आपका आंसर किस में अवेलेबल है? आपका आंसर जो अवेलेबल है ऑप्शन डी में अवेलेबल है। इस ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न जो था ये आपके क्वेश्चन में गिवन था, वही हम लोगों ने जो है अप्लाई किया, तो हमारा आंसर आया ऑप्शन डी। सो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। समझ आया? आई होप आप सभी को समझ आया होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग हमने देखा, लेटर बेस्ड कोडिंग में डिफरेंट टाइप्स देखे, एक था पोजिशनल वैल्यू बेस्ड, एक था पैटर्न बेस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिलेटेड टू थोड़ा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको नॉलेज बेस्ड पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं है तो बाय ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाय ऑप्शन भी आंसर नहीं आता है तो सिंपली स्किप कीजिए अगर निगेटिव मार्किंग है तो। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो अटेम्प्ट कीजिए। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया फ्लू इज रिलेटेड टू वायरस। जो फ्लू होता है, जो बुखार आता है, वो वायरस की वजह से आता है। फ्लू जो होता है इट इज रिलेटेड टू वायरस। इन द सेम वे मलेरिया इज रिलेटेड टू व्हाट? मलेरिया इज रिलेटेड टू पैरासाइट, क्योंकि मलेरिया जो होता है जब जो मॉस्किटो होता है उसके बाइट के वजह से जो है मलेरिया होता है। करेक्ट, आप सभी को पता है। तो ये जो टाइनी पैरासाइट होते हैं ये मॉस्किटो के बाइट से जो है वो इंजेक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है वो मलेरिया होता है। इसलिए ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि इमेज मैंने यहाँ पे डाली है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, पैरासाइट जो इन्फेक्शन होता है दैट इज मॉस्किटो के बाइट के वजह से होता है। इसलिए मलेरिया का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बात पता होनी इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया जो होता है मॉस्किटो के बाइट के वजह से होता है, इसलिए जो पैरासाइट है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो डेफिनेटली आप मार्क कर लोगे। ओके, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है अमन वेंट 3 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये था आपका इंट्रोडक्शन और आपका था ये फर्स्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि अमन जो है वो 3 किलोमीटर स्ट्रेट जा रहा है। डायरेक्शन आपको बताई गई है क्या? नहीं। आपको डायरेक्शन अगर आपको नहीं बताई तो आपको कैसा भी स्ट्रेट हो सकता है, वो ऐसा भी स्ट्रेट हो सकता है, वो ऐसा भी स्ट्रेट हो सकता है, वो ऐसा भी स्ट्रेट हो सकता है, वो किसी भी तरीके का स्ट्रेट हो सकता है। तो ये हो गई आपकी कंडीशन बेस्ड डायरेक्शन क्वेश्चन। तो आप अभी एंड वाला क्वेश्चन को पढ़िए। एंड में क्या बोला है? इफ एट द एंड ही वाज गोइंग नॉर्थवर्ड देन इन व्हिच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोला है कि एंड में अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता है, मतलब कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जो है वो कंप्लीट करता है। इफ एट द एंड ही वाज गोइंग नॉर्थवर्ड देन इन व्हिच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन से डायरेक्शन से स्टार्ट करता है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इस टाइप के क्वेश्चन को आप रिवर्स सॉल्व करोगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रिवर्स तरीके से सॉल्व करना। क्या बोला गया है? एट द एंड ही वॉज गोइंग नॉर्थवर्ड। एंड में अगर वो नॉर्थवर्ड देखता है, देखिए नॉर्थवर्ड मतलब कैसा हो जाएगा? इस तरीके से, ठीक है। अगर अभी वो ऊपर देखता है, अभी हमको सॉल्व करना है तो हम लोग इस यहाँ से स्टार्ट करना सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड में कहाँ देख रहा है? वो नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। अब इसका प्रीवियस सेंटेंस को हम लोग पिक करना स्टार्ट करेंगे और अपोजिट तरीके से वर्क करेंगे। राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट। अब क्या बोला गया? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में वो देख रहा है एंड में, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन रहेगी इसके प्रीवियस के लिए। ओके, यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या बोला गया है? ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, ठीक है। एंड उसके पहले क्या बोला है? टर्न 135 डिग्री टू हिज राइट एंड ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। मतलब ये क्या हो जाएगा? वो लेफ्ट में टर्न करेगा एंड 135 डिग्री लेफ्ट में टर्न करके 1.5 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगा। ये समझ आया? ठीक है। मतलब ये जो नॉर्थ डायरेक्शन में आया, ये कितना आया? सबसे पहले ये तो आया आपका 1.5 किलोमीटर। समझ आया? क्योंकि क्या बोला गया था? एट द एंड ही वॉज गोइंग नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड में आया, बट उससे पहले कितना ट्रैवल किया था? नॉर्थवर्ड में आने के बाद 1.5 किलोमीटर। तो ये नॉर्थवर्ड का उसका ट्रैवलिंग कितना हो गया? 1.5 किलोमीटर का हो गया। ओके, अब उससे पहले क्या बोला है? टू हिज राइट टर्न 135 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट में जाके वो 135 डिग्री जो है वो टर्न करेगा, ठीक है। एंड कवर्ड 2 किलोमीटर्स। तो आपका 135 डिग्री 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ आया कैसे किया? देखिए ये आपका सपोज ये आपका हुआ सी, ये आपका सी पॉइंट हुआ,
जहां पे वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। सी से ये हुआ आपका बी पॉइंट, ओके। अब आपको क्या बोला जा रहा है कि वो 135 डिग्री राइट टर्न कर रहा है एंड वो 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। लेकिन क्योंकि हम लोग रिवर्स कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 135 डिग्री टर्न तो करना है, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में, लेफ्ट में, और फिर बताना है 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो आपका बी से लेफ्ट में 135 डिग्री कैसा हो जाएगा, देखिए मैं डैश डैश लाइन बनाती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 45, ठीक है, और ये हो जाएगा ऊपर का 90 डिग्री, तो टोटल हो जाएगा 135 डिग्री, और ये हो जाएगा 2 किलोमीटर ट्रैवल का डिस्टेंस, ओके। अब यहाँ से ट्रैवल करके वो पहुंच गया ए की ओर, समझ आया, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, टर्न लेफ्ट। टर्न लेफ्ट मतलब ही क्या करना पड़ेगा, अभी हमें टर्न राइट करना पड़ेगा, एंड कितना ट्रैवल कर रहा है वो, 3 किलोमीटर, मतलब ही क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। सो 3 किलोमीटर एंड टर्न हमने राइट किया। राइट किया मतलब ये एग्जैक्टली 90 डिग्री आपको टर्न करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोला गया है, टर्न लेफ्ट बोला है, तो हमें राइट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रिवर्स सॉल्व कर रहे हैं। राइट टर्न किया, एग्जैक्टली 90 डिग्री आपको टर्न करना पड़ेगा, और कितना ट्रैवल किया उसने, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, और बोला क्या गया है, स्ट्रेट है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से जो है डायग्राम को बना लिया। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट फ्रॉम द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये था उनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो कौन से डायरेक्शन में उसने जो है अपना ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट किया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, उसने जो स्टार्ट किया है वो किया है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा जो था इसमें समझने वाली चीजें थी, जैसे कि यहाँ पे डिग्रीज भी मेंशन थी, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर भी था, ओके। तो यहाँ पे जो चीजें आपको समझ के चलनी थी वो थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी। ये इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन में इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन को रीड किया, वहीं पे आपको समझ आ गया था कि आपको डायरेक्शन नहीं पता थी। डायरेक्शन नहीं पता थी तो हमने एंड से क्वेश्चन को स्टार्ट करना चालू किया। एंड में आपको क्या बोला गया है कि वो एंड जो होता है उसका नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो हमने नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में बना दी, और वहाँ पे 1.5 किलोमीटर ट्रैवल किया, वो हमने लिख दिया। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न किया 135 डिग्री एंड 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो वहां से लेफ्ट टर्न लिया 135 डिग्री का और 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, एंड देन उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो उसका अपोजिट हो जाएगा राइट। लास्टली उसने राइट टर्न लिया स्ट्रेट 3 किलोमीटर्स का, वो हमने बनाया। तो उससे हमें ये कंक्लूड हुआ कि वो जिस डायरेक्शन में स्टार्ट करता है वो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ओके। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस क्वेश्चन में ब्लॉकेड ये जो वर्ड है इसका कुछ कोड वर्ड दिया हुआ है, और अगर मैं ब्लॉकेड और उसका कोड वर्ड देखूँ तो कंप्लीटली डिफरेंट आपको नजर आ रहा है, करेक्ट। सो यहाँ पे आपका जो है एक तो पोजिशनल वैल्यू वर्क करेगा, यहाँ पे आपका जो जिस तरह भी हम लोगों ने ऊपर पैटर्न देखा था वो पैटर्न वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कंप्लीटली डिफरेंट कोड्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो लिख लेते हैं उस वर्ड को BLOCKADE, ठीक है। इसका कोडिंग क्या दिया हुआ है, YOLXPZW एंड V। अब आपको मैंने जब भी लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आया तो मैंने आपको क्या कहा था, आपको पोजिशनल वैल्यू पता होनी इंपॉर्टेंट है। देन मैंने आपको कहा था कि आपको पैटर्न्स जो है वो बन रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है। एक और चीज आपको कही थी कि अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जिनको अपोजिट लेटर्स पता होंगे ना उनको ज्यादा इस क्वेश्चन के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट लेटर्स जो है वो कोडिंग के फॉर्म में दिए हुए हैं। देखिए आप BY, LO, CX, KP, AZ, DW एंड EV। नीचे आपके मैंने ऑलरेडी अपोजिट वैल्यूज जो है मेंशन किए, AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GT, HS, IR, JQ, KP, LO, MN। ये होती है अपोजिट लेटर्स जो कि आपको पता होने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपोजिट लेटर्स में काफ़ी बार कोडिंग पूछी जाती है, तो अगर आपको अपोजिट लेटर्स पता है, अपोजिट जो वैल्यूज होती है वो पता है, मतलब नंबर्स पता है, आपको उनके नंबर्स भी पता होने चाहिए। काफ़ी बार उनके नंबर के ऊपर भी पूछी जाती है, ओके। सो यहाँ पे जो है अपोजिट लेटर्स जो है वो आ रहे हैं, इसलिए आपका जो आंसर रहेगा डिसेबल्ड का वो क्या रहेगा, डी का क्या रहेगा, डी का W, दैट मीन्स C और D में आंसर रहेगा। अब
आप लोग एस और आर में इसका आंसर पता कर लोगे, मतलब आई का कोड एस आता है या फिर आई, तो आई का क्या है अपोजिट लेटर, आर है, आई आर, मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, WRHZYOVW। ज्यादा चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट लेटर्स का कोडिंग गिवन था, तो हमने डिसेबल्ड का भी अपोजिट कोडिंग निकालने की कोशिश की। डी का जो अपोजिट कोड है दैट इज W, जो कि सी और डी में अवेलेबल है। तो आगे आने वाले लेटर को देखते हैं, आई, तो आई का क्या है, आई आर होता है, तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे जैसे आप लोग सेशंस को देख रहे हो, आपको एक बात ये समझ में लानी है कि जिस क्वेश्चन को आपको लिखकर अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन के लिए आपको पेन को उठाना है। बट कोई कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको पेन को उठाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली रीड करते ही आप उसका आंसर मार्क कर सकते हो। तो जितना कम आप पेन उठाओगे उतना क्विक आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। आपको एक बार लिखने के बाद समझ आ चुका था, वैसे जिनको आता है उनको तो देखकर ही समझ आता है कि BYLO देन CX KP AZ, ये देखकर ही समझ आ जाता है। बट क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके बताया। ओके, सो आपको एक बात ध्यान में रखना, एग्जामिनेशन में जिस क्वेश्चन में पेन को उठाने की जरूरत नहीं, वहाँ पर पेन को नहीं पिक करना है, डायरेक्टली आंसर मार्क करना है और अपना टाइम सेव करना है। कुछ क्वेश्चन में आप लोग टाइम सेव कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन में आपको टाइम को देना होता है। जैसे कि अगर अब हम लोगों ने देखा है कोडिंग ब्लड रिलेशन, यहाँ पे आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे आपको पेन को उठाना ही पड़ेगा। आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ नंबर सीरीज की बात करूं या फिर कुछ कोडिंग रिकॉर्डिंग की बात करूं, ऐसे कुछ क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, वहां पे आपको सिंपली क्वेश्चन को रीड करना है और आंसर मार्क करना है। यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो और उन सारे क्वेश्चंस में आप अपना टाइम जो है वो दे सकते हो। अगर इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करोगे तो कम समय में आपके क्वेश्चंस का अटेम्प्ट होंगे, अच्छी तरीके से अटेम्प्ट होंगे और कंप्लीट क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, और जो टेक्निकल पोर्शन है उस पर आप और भी ज्यादा टाइम दे पाओगे। ओके, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था अगेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू के ऊपर। क्विकली अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कंसिडर करते हैं और आंसर को मार्क करते हैं। क्या बोला गया है, 6 × 8 + 34 डिवाइडेड बाय 17। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 6 8 ज़ा 48, 48 + 2 50। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्विकली क्वेश्चन को आंसर करना है। समझ आया? ज्यादा टाइम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर अगर आप लोग स्पेंड करते हो तो उस क्वेश्चन पे उतना रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी अगर आपने स्पेंड किया तो कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करना है। ओके, तो जो क्वेश्चन इजी है उसे क्विकली अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे 6 को 6 कंसिडर किया, 7 को 8 इसलिए किया क्योंकि 0.9 था, 33.9 को 34 इसलिए कंसिडर किया क्योंकि 0.9 था, एंड 17.02 को 17 कंसिडर किया। ओके, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले डिवीजन किया, देन मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन किया। गॉट इट? बॉडमास रूल अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेट अगर सिंप्लीफिकेशन आता है तो भी, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन आता है तो भी, मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं बॉडमास रूल लगाइए। बॉडमास रूल क्या होता है? बॉडमास स्टैंड्स फॉर, B stands for bracket, O stands for off, उसी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. Okay, so इसी सीक्वेंस में आपको from right to left, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है जिस सीक्वेंस में उस सीक्वेंस में सॉल्व होगा, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल ही एक इक्वेशन जो है वो सॉल्व होता है, ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ब्लड रिलेशन। जो भी पिछले साल 3 पेपर्स आए थे उसमें आप लोगों को ये बात जरूर नजर आई होंगी कि कोडेड ब्लड रिलेशन देखने मिला है, देन आपको कोडिंग डिकोडिंग में लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग देखने मिले, लेकिन पैटर्न चेंज देखने मिले। करेक्ट, देन आपको नंबर सीरीज देखने मिली है, देन आप लोगों को अप्रोक्सीमेट सिंप्लीफिकेशन देखने मिला है, देन आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखने मिली है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में भी बेसिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन देखने मिले। तो पैटर्न जो है बहुत सेम फॉलो हुआ है। ओके, सो आप लोगों का जो प्रिपरेशन है अपकमिंग एग्जामिनेशन में जो आपकी आने वाली है उसका भी आपको प्रिपरेशन उसी तरीके से करना है। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए वो तो आपको करने ही है। ऐसा नहीं कि आपको इस टाइप के इस टॉपिक से इस साल क्वेश्चन पूछे तो नॉट नेसेसरी इस साल के एग्जामिनेशन में वही सेम आपको क्वेश्चन देखने मिले। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने मिलेगा, डिफरेंट टॉपिक से भी देखने मिल सकता है। इसलिए मैंने रीजनिंग में आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, थॉरली प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। ओके, सो इसका क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे अब मैं आपको फिर से ये नहीं बताऊंगी एंड
परसेंट एंड आपका जो एट द रेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज उसमें आपका टाइम जाएगा। बेटर है क्वेश्चन की ओर स्विच करते हैं एंड साइमल्टेनियसली उनका रिलेशन भी है जो देखते जाते हैं। तो P एंड Q एंड रिप्रेजेंट व्हाट, A इज द सन ऑफ B, तो P इज द सन ऑफ Q हो जाएगा। ओके, P इज द सन ऑफ Q। ओके, Q परसेंट R, इसी का मतलब हो जाएगा Q इज द वाइफ ऑफ R, तो Q इज द वाइफ ऑफ R। ओके, एंड R and S and represent what, sun, R is the son of S, तो R is the son of S। okay, and last है S at the rate T, at the rate represent what, husband, so S is the husband of T। okay, अब आपको यहाँ पे रिलेशन बताना है, how is T related to P, how is T related to P, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो T जो है वो आपकी ग्रैंड मदर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है आप लोग देख पा रहे हो, P जो है वो सन है Q का, Q जो है वो वाइफ है R की, R जो है उसकी फादर जो है वो S है, तो जो T हो जाएगी वो R की मदर हो जाएगी, R की जो मदर है वो P की क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी। सो ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, नंबर सीरीज एक सीरीज पूछी गई है, नॉट बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन लेटर्स। ओके, सो देखिए W D S H क्वेश्चन मार्क L। ओके, अब यहाँ पे आपको जब भी लेटर बेस्ड नंबर सीरीज पूछी जाती है तो आपको पोजिशनल वैल्यू पता होनी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अगर आपका वो लॉजिक नहीं क्रिएट होता है तो आपको दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं। W का क्या है, 23 है, नीचे ऑलरेडी मैंने पोजिशनल वैल्यू मेंशन की है, आप देख सकते हो। एंड आपको एग्जामिनेशन से पहले पोजिशनल वैल्यू याद भी करनी है, याद करके रखोगे तो आपको ज़्यादा जो है आपका टाइम स्पेंड नहीं होगा, अदरवाइज आपको रिकॉल करने में आपका टाइम जाता है। सेकंड, आपको नहीं याद आती तो आप क्या करते हो, A से Z तक लेटर लिखते हो और उनके सारे नंबर्स लिखते बैठते हो, तो उसमें भी टाइम जाता है। तो बेटर है पोजिशनल वैल्यू को याद कीजिए। ठीक है, किस तरीके से याद करना अगर आप ये चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। ओके, सो D का कोड है आपका 4, S का जो कोड है वो है 19, H का कोड है 8 क्वेश्चन मार्क, L का कोड है 12। 23 4 19 8 क्वेश्चन मार्क एंड 12। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक जो सीरीज चल रही है, अगर मैं लेटर से नंबर की ओर शिफ्ट कर दूं तो पहला नंबर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, कुछ इस तरीके से हो रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे जो है कुछ पैटर्न जो है वो फॉलो होते हुए नजर भी नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं उसी लेटर बेस्ड सीरीज को अच्छी तरीके से एनालाइज करूँ तो पहले दो लेटर्स को अगर मैं देखूँ तो DW अपोजिट लेटर्स नजर आए, HS अपोजिट लेटर नजर आए, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, LO अपोजिट लेटर्स के पेयर्स बने हुए हैं 2-2 में, इसलिए ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया, और भी आप नंबर्स को बनाते जाओगे तो आप कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल लोगे, बट मैंने क्या किया, पहले लेटर्स लिखा, लेटर्स के पोजिशनल वैल्यू लिखे, पोजिशनल वैल्यू में मुझे कुछ ईजीली पैटर्न नजर नहीं आया तो मैंने फिर से लेटर्स की ओर स्विच किया। एंड सेकेंड जो आपको दिखने का नजरिया होना चाहिए दैट इज अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स पता होने भी इंपॉर्टेंट है, तो DW का पेयर था, फिर HS का पेयर था, तो बट ऑब्वियस है LO का पेयर रहेगा, इसलिए O इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है दैट इज फ्रॉम फिगर बेस्ड सीरीज। ये भी टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा गया, आपने देखा होगा, ऊपर भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक क्वेश्चन। देखिए फिर से एक सेकेंड क्वेश्चन आपको देखने मिला दूसरे शिफ्ट में। ओके, अब इस पैटर्न को आपको अच्छी तरीके से देखना है, समझना है पैटर्न को और सॉल्व करना है। यहाँ पे जो आपको सिंबल नजर आ रहा है दैट इज डॉलर, एन, यूरो एंड येन। ओके, सो ये जो आपके सिंबल्स हैं ये कुछ करेंसी बेस्ड सिंबल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको वही सेम सारे बॉक्सेस में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ चेंज नजर आ रहा है, उनका जो मूविंग है साइड जो है वो चेंज हो रहा है। डॉलर अपनी ही जगह पर है लेकिन उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। तो अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे तो एस को डॉलर जो है उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है, उसके बाद फिर से उसको, मतलब कि देखिए आप एक घड़ी जिस तरीके से मूव करती है उस तरीके से उन लेटर्स को मूव कर दिया गया है। तो डॉलर पहले कुछ इस तरह था, फिर उसको 3 o'clock हुआ, फिर वो 6 o'clock हुआ, अब वो 9 o'clock हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा। अब वो 9 o'clock किस में नजर आ रहा है, वो 9 o'clock नजर आ रहा है D में। ठीक है,
और वो सी में भी नजर आ रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरे लेटर को। एन को अगर हम लोग देखें तो वो सेकंड इसमें 3 o'clock हुआ, फिर 9 o'clock हुआ, तो 6 o'clock हुआ, तो अब वो क्या होगा 9 o'clock होगा। मतलब कि सारे जो भी आपकी करेंसीज है वो 9 o'clock में हो जानी चाहिए। तो आपका जो है सी में, सी ऑप्शन में आपका एन जो है वो उल्टा ही कर दिया डायरेक्टली, तो सी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप एन को अगर देखते हो तो पहले 3 o'clock हुआ, फिर 6 o'clock हुआ, अब वो 9 o'clock होगा, तो उसका डायरेक्शन, उसका जो ओपनिंग रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा। ठीक है, उसी तरह यूरो भी, सो ऑप्शन डी में आपका जो क्लॉकवाइज लेटर का मूविंग है वो एग्जैक्टली करेक्ट नजर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे जो भी करेंसीज के सिंबल्स दिए गए थे उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया गया था 1 by 1 बॉक्सेस में, सो ऑप्शन डी जो है वो फाइनल बॉक्स रहेगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है एंड क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन अगेन सिटिंग अरेंजमेंट, एंड इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन हेक्सागन। क्वेश्चन रीड करते हैं। 6 person are sitting in a hexagonal table each at one corner facing the center। so hexagonal कैसा होता है, इस तरीके से होता है। तो आप हेक्सागन को बना लोगे एंड सारे के सारे लोग कैसे देख रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। ये वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, आपको पता चल चुका है किस तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट है एंड किस तरीके का फेसिंग है। अब 1 by 1 सेंटेंस को रीड करेंगे और अटेम्प्ट करते जाएंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, Z इज सिटिंग एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ W। W के जो इमीडिएट लेफ्ट में है वहां पर कौन बैठा है, Z बैठा है। ये फर्स्ट सेंटेंस से पता चला हमें, Z इज सिटिंग एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ W, मतलब कि इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो Z बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ एग्जैक्टली लेफ्ट, मतलब कि इमीडिएट लेफ्ट। ओके, सो W के इमीडिएट लेफ्ट में हमने Z को प्लेस कर दिया। आगे आपको ये बोला गया कि W इज एग्जैक्टली अपोजिट टू X। क्या बोला गया कि W जो है इसके एग्जैक्ट अपोजिट में, मतलब कि इसके एग्जैक्ट अपोजिट के ऊपर कौन बैठा हुआ है, X बैठा हुआ है, तो हमने वो वहां पे प्लेस कर दिया। उसके आगे बोला गया कि इफ Y इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Z। क्या बोला गया, Y जो है अगर वो Z के सेकेंड राइट में है, मतलब ही यहाँ पर है, एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू V। क्या बोला गया है, एंड ये जो Y है वो V के एग्जैक्टली अपोजिट में है। तो देखिए सबसे पहले एंड किसके लिए आता है, उस सेंटेंस के स्टार्टिंग लेटर के लिए, मतलब ही किसके लिए, Y के लिए। तो ये बात ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, Y को Z के सेकंड राइट में बैठाना है। तो Z के सेकंड राइट में क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। क्या बोला है, अगर Y जो है वो Z के सेकंड राइट में बैठेगा एंड उसके एग्जैक्ट अपोजिट में, मतलब ही यहाँ पर जो है वो V बैठेगा, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ U। तो आपको U की पोजीशन बताना है। तो बट ऑब्वियसली U यहाँ पर बैठेगा, तो U जो बैठा है वो X और Y के बीच में बैठा हुआ है, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बाय ऑप्शन आपको आंसर बताना पड़ेगा, बिकॉज हम जो सोच रहे हैं वो ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है, हमें ऑप्शंस को रीड करके ही पता चलेगा। ओके, सो ऑप्शन ए है एग्जैक्टली बिटवीन X एंड V। X एंड V के बीच में U है क्या, नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। सेकंड है टू द इमीडिएट राइट ऑफ W। W के इमीडिएट राइट में U आया क्या, नहीं, तो गलत हो गया। थर्ड है टू द इमीडिएट राइट ऑफ V। V के इमीडिएट राइट में U है क्या, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट वन टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X। X के इमीडिएट लेफ्ट में U है क्या, यस इट इज एग्जैक्टली करेक्ट, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया। इस तरीके से आपको सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पोर्शन रीड कीजिए, देन 1 by 1 सॉल्व कीजिए। कंडीशन वाली सेंटेंस थी उसे कंडीशन बेस में ही हमने सॉल्व किया, एंड आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका फिर आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है हमने मार्क किया। ठीक है, सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हो पैनिक मत कीजिए, कामली सॉल्व कीजिए, 100% वो सॉल्व होगा। अगर आप पैनिक करोगे, राइट की जगह लेफ्ट, काफी बार क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट में मिस्टेक होती है वो यही होती है, क्वेश्चन में राइट बोला होता है, हम लोग पैनिक मोड में होते हैं, पेपर सॉल्व अटेम्प्ट करने की मोड में होते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, उस चक्कर में राइट की जगह हम लोग लेफ्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, 2 लाइन का सिटिंग अरेंजमेंट होता है, लेकिन वो बैठता ही नहीं है, बैठता है तो वो रॉन्ग बैठता है, रॉन्ग बैठने से हम लोग रॉन्ग आंसर मार्क करके आते हैं। तो ये सारी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कामली सॉल्व करना है, धीरे धीरे रीड करना है, सो दैट आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो अगेन सिलोजिज्म से पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, फिगर को बना लेते हैं। अभी तक के नो और सम, ऑल और सम की जो स्टेटमेंट वाली फिगर थी वो हम लोगों ने बनाई। इस बार आपको नो वाला नजर आ रहा है, तो नो वाला ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था। तो नो का ऐसा बनता है, नो बॉल इज अ रैकेट। नो बॉल इज अ रैकेट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नो बॉल इज अ रैकेट एंड ऑल रैकेट आर स्टिक। तो पूरे के पूरे रैकेट क्या बोला गया है, स्टिक बोला गया है। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लोगों ने हमारी डायग्राम जो है, फिगर जो है वो बना ली है। अब अकॉर्डिंग टू फिगर हम कंक्लूजन को देखेंगे और आंसर मार्क करेंगे। फिगर को देखना है एंड कंक्लूजन को ये देखना है कि वो एग्जैक्टली
उस डायग्राम में नजर आ रहा है क्या, एग्जैक्टली नजर आ रहा है तो करेक्ट, नहीं नजर आ रहा है तो रॉन्ग। सबसे पहला कंक्लूजन है सम स्टिक आर रैकेट। क्या बोला गया है, सम स्टिक आर रैकेट। सम स्टिक आर रैकेट, ये आपको नजर आ रहा है क्या, यस इजीली, क्योंकि अगर रैकेट और स्टिक का ऑल का रिलेशन है तो कुछ स्टिक जो है वो रैकेट आपको इजीली यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि ऑल रैकेट आर स्टिक है, उसी का मतलब सम स्टिक आर रैकेट जो है वो है, इसलिए एग्जैक्टली करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है नो स्टिक इज अ बॉल। नो स्टिक इज अ बॉल। अब आप मुझे बताइए जो स्टिक और बॉल का रिलेशन है यहाँ पे नो का आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं। जो बॉल और रैकेट है उनका रिलेशन था नो का, स्टिक और बॉल का रिलेशन जो है नो का नहीं था, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमें फिगर में नजर आता है वही कंक्लूजन करेक्ट होता है, जो हमें फिगर में नजर नहीं आता है वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। यही सिलोजिज्म में अगर आपने ध्यान में रखा तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन जो है कंप्लीट होता है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर यू के लिए प्रोवाइड किए। सो आपको इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रोवाइड किया है मैंने, लेटर बेस एक सीरीज जो है इसका प्रोवाइड किया है, इसका आंसर भी आपको देना है। इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो फिगर बेस्ड सीरीज है, इसका आंसर मुझे देना है। एंड एक नंबर बेस्ड सीरीज है, इसका भी आंसर आपको देना है। थोड़ी आपको जब आप सॉल्व करोगे तो मजेदार सीरीज है, ये तीनों सीरीज को जरूर सॉल्व कीजिएगा एंड तीनों के आंसर इधर आप इसी सेशन के कमेंट बॉक्स में कीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप इसका आंसर जो है वो ड्रॉप कर सकते हो। आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप जरूर टेलीग्राम या फिर यही इसी के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपकी डिफिकल्टी जरूर सॉल्व की जाएंगी। सो गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको और भी सेशंस की रिक्वायरमेंट है, आप और कौन से सेशन चाहते हो वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, सो दैट अकॉर्डिंगली आपको सेशंस में जरूर प्रोवाइड करूंगी। और अगर आप रीजनिंग को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया है कि सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये सारा लेवल मैंने ऑलरेडी रीजनिंग के कोर्स में पढ़ा दिया है, उसे आप ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कीजिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में उसे लॉन्च किया गया है। आज से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशन तक आपके सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे। टाइम पे अगर आप कोई कोर्स को ज्वाइन करते हो तो समय पर आप पूरा कोर्स एक्सेस नहीं कर पाते हो, आप कुछ ही चीज़ें देख पाते हो, उसकी वजह से आपका एक कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं होता है। तो आपका जो अभी आपको समय मिला है उसे यूटिलाइज कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कीजिए। ओके, सो गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। अपकमिंग सेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट आप कोई भी सेशन जो है वो मिस ना कर सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।